हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी 112 का जून 2024 का जो आपका पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, उसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। कर दिया है मैंने, आपको बस वीडियो देखनी है लास्ट तक। ठीक है। आपकी बुक का नाम भारतीय राजनीति चिंतन पार्ट 1 है। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं एग्जाम्पल्स के लिए, दिखाने के लिए कि आप आंसर कैसे लिख सकते हैं। और काफ़ी शॉर्ट में लिखा है ताकि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें समझ पाएँ। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और उससे पहले आप एक अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो आप देख सकते हैं कि ये आपके क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से आपका पेपर आता है। आपने आप पहले नहीं देखा होगा। ठीक है। तो 100 नंबर का आपका पेपर है और 3 घंटे आपको मिलते हैं एग्जाम लिखने के लिए। 400 वर्ड्स की लिमिट है आपकी, यानी कि आपको 4 पेज भरने हैं क्वेश्चन के लिए। आपको एक क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। इसमें 2 खंड होंगे। खंड एक तो ये रहा, इसमें कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं। और फिर खंड 2 में बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे। ठीक है। और ये जो ऑप्शनल में होते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे ये बटा हुआ है। ठीक है। इसमें 10 नंबर मिलेंगे आपको, इसमें 10 नंबर मिलेंगे आपको, दोनों ही करने हैं। ठीक है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आपको पहला दूसरा या कोई में से एक करना है। आपको दोनों करने हैं यहाँ से। ठीक है। अब वो अलग चीज़ होती है क्वेश्चन में कि भाई वहाँ पे एक अथवा करके दिया होता है या और करके दिया होता है, तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ही आपको करने हैं। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये 7वां क्वेश्चन है तो इसमें 20 नंबर का पूरा है ये। ठीक है। और 200 वर्ड यहाँ पे, इसके लिए आपको 200 वर्ड लिखने हैं और फिर इसके लिए भी 200 वर्ड लिखने हैं। हमने 400 बात किया था 20 नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए 200 होगा, उससे आधा होगा। ठीक है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी ये सब तो आपको पता ही है, मैंने मतलब मेरा कर्तव्य बताता है इसलिए मैंने बता दिया आपको। सबसे पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा पर कौटिल्य के विचार की व्याख्या कीजिए। देखो, ये पीवाईक्यू है, जून का क्वेश्चन पेपर है आपका। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि क्वेश्चन पेपर में से ही कब रिपीट होते हैं, क्योंकि इग्नू के क्वेश्चन पेपर्स ऐसे होते हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं। अब 2-4 साल पहले जो क्वेश्चंस होंगे वो दोबारा रिपीट होंगे ही होंगे। ठीक है। तो अगर आपने 2 साल की पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे होंगे तो आपको इजीली पेपर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, इतनी आपके पास पॉसिबिलिटीज रहती है। ठीक है। बाकी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप लास्ट में छोड़ देते हैं। बाकी 3-4 क्वेश्चन आपकी इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। मैं भी ऐसे करके गया था एग्जाम्स में। ठीक है। तो कौटिल्य की विचार क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा पर, तो यहाँ पे मैंने कुछ पहले इंट्रो लिखा है छोटा सा, आपको भी लिखना है। ठीक है। इंट्रो लिख के शुरू किया करो ताकि आंसर उसमें एक अच्छा लगे आपका, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उस हिसाब से आपकी राइटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। ठीक है। तो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ी सी मेहनत किया करो एग्जाम से पहले ही, कि भाई थोड़ी बहुत आंसर्स लिख दिए घर पे बैठे बैठे। ठीक है। आप टाइम वेस्ट मत किया करो कि वीडियो देख रहे हो, कभी कुछ लगा रखा है, कभी कुछ लगा चला रखा है, कभी मूवीज तो कोई देखता ही नहीं है, मूवीज तो छोड़ो, आप रील में लगे रहते हैं। तो वो सब काम छोड़, थोड़ी देर तक छोड़ दो या कम कर दो, छोड़ने के लिए भी नहीं कह रहा। और थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान लगाया करो, आंसर्स लिखा करो। ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व किया करो, इतना ही काफ़ी होता है एग्जाम्स पास करने के लिए। ग्रेजुएशन में मतलब क्या ही तो होता है, छोटे मोटे से एग्जाम्स होते हैं। इसमें भी हम इतना सोचते हैं कि क्या करें, और तभी याद आता है आप लोगों को जब बिल्कुल एग्जाम नज़दीक होते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखो थोड़ा सा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई कौटिल्य को राष्ट्र सुरक्षा पर सबसे महत्वपूर्ण या शुरुआती विचारकों में से एक माना जाता है। ठीक है। उनके जो ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र शासन कला के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं, यानी कि जो उनके जो ग्रंथ जो भी लिखे हैं उन्होंने, अर्थशास्त्र लिखी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए। वो हमारी राजनीति को, हमारी राजनीति के अंदर एक दिखाई देता है कि भाई हमारी जो कूटनीति होती है, हमारी जो एक तरीके से रणनीति होती है वो किस तरीके से होगी। ठीक है। वही आपको यहाँ पे बताना है कौटिल्य के बारे में, कि वो कैसे अन्य देशों से अपनी सुरक्षा की बात करते थे। ठीक है। अन्य देशों से अपनी सुरक्षा की बात करते थे। सबसे पहला है आपने लिखा है सैन्य शक्ति। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है, अगर किसी देश के पास सैन्य ही नहीं है तो वो कैसे अपनी रक्षा करेगी। ठीक है। अब वो जो दिन थे वो गए कि भाई हम जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। अब देखो, जो करता है वो तो करता ही है, अब उससे बचने के लिए भी तो आपके पास सेफ्टी होनी चाहिए ना। तो हमारे पास सेना जो होती है हमारी सेफ्टी का काम करती है। सेना का मतलब युद्ध करना नहीं होता है, सेना का मतलब बचाव करना होता है। ठीक है। अपना स्वयं का बचाव करने के लिए हमारे पास सेना होती है, हमें सेना रखनी चाहिए, रखनी ही पड़ती है। ठीक है। और आर्थिक समृद्धि जो है इसमें क्या है,
कि भाई कोई भी देश अगर आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसके पास व्यापार नहीं है, उसके पास कृषि का माध्यम नहीं है, तो उससे दिक्कत होगी, ठीक है। देखो ये मैं जो चीजें बता रहा हूँ आपको, ये अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जब वो कौटिल्य थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, आपको आपने पढ़ा होगा ना कभी उनके बारे में, हिस्ट्री में हमने बहुत पढ़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ग्रेट अशोका जिनको हम कहते हैं, तो उनकी जो कहानियां हैं वो इसी से संबंधित है। आपको यहाँ पे मिलेगा कि कौटिल्य जो है वो एक बहुत ही ग्रेट समाज शास्त्री थे, और राजनीतिक शास्त्र उनको भी बहुत ज्यादा उसकी पकड़ थी। तो आर्थिक शास्त्र में भी वो बहुत ज्यादा ऊंचे मतलब विचार रखने वाले व्यक्ति थे। उस समय भी मॉडर्न चीजों को जो है उन्हें इंट्रोड्यूस कराया कि भाई कर लेंगे हम, है ना, व्यापार करेंगे, कृषि जो है उसको उसके बारे में बताया कि हम कृषि करना चाहिए हमें अपनी अपनी लैंड के अंदर। जैसे कि राजा महाराजा नहीं होते थे, अपनी जो दीवारी होती है, अब बहुत बड़ा इलाका होता है उनके पास, तो उसमें जैसे कि यहाँ तक उनका साम्राज्य है इतना, और बाकी जो है उनके जो लोग है ना, उनकी जो प्रजा है वो रहती है, ठीक है। और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे सिर्फ खेती की जाती है, जैसे कि ये वाला एरिया होगा, यहाँ पे खेती हो गई, है ना, अपने ही चार दीवारी के अंदर, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कृषि या आर्थिक या सामाजिक वृद्धि, ठीक है। यानी कि क्योंकि देखो पैसा होगा तो सब कुछ बढ़ता है, ठीक है, उसमें सबका फायदा होता है, पैसा होगा और समाज विकास करेगा तो क्या होगा, साम्राज्य विकास करेगा, क्योंकि जो कर मिलेगा ना उससे राजाओं को, उससे वो और सारा काम कर सकते हैं और चीजों पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। सामाजिक स्थिरता जो है वो आती है आप जब सुरक्षा की बात करते हैं, और जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, तो हमारी जो समाज होता है उसमें एक स्थिरता पैदा होती है लोगों में। जो आज हम कहते हैं ना कि गरीब लोग हैं तो आपस में लड़ते बहुत हैं ना, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई अमीर व्यक्ति किसी से लड़ रहा हो, बहस कर रहा हो, नहीं करता कभी भी। जो पिछड़ी समाज होता है, जो जो समाज गरीब होता है ना, वो लड़ता है एक दूसरे से। अब मिडिल क्लास में देखते हो आप, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं नॉर्मली। तो ये जो है ना, हम ये सामाजिक स्थिरता को दिखाता है कि हमारा समाज अभी स्थिर नहीं है। इंडिया में देखो आप खुद ही कि भाई जो इंडिया है, यहाँ पे मिडिल क्लास है, गरीब है, कहाँ स्थिर है। उनकी जॉब का ही नहीं पता, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनकी मतलब सेफ्टी की बात भी हम करें तो जेब जॉब सेफ्टी नहीं है आज। तो ये सब चीजें जो है हमारा सामाजिक स्थिरता पैदा करती है। अगर आप स्थिर हो, आपके पास पास चल रहा परमानेंट जॉब है, तो आप क्यों किसी से बहस करोगे, आप सोचोगे कि यार क्या करना है, इससे टाइम वेस्ट करके अपने काम में ध्यान देते हैं, ठीक है। तो एक आपको पता होता है कि भाई मेरे पास एक परफेक्ट जॉब है जिसको मैं हमेशा कर सकता हूँ, है ना। और आप प्राइवेट जॉब करते हो तो आपका कोई पता नहीं है ना कि कब आपको बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। तो ये भी चीजें रहती है। तो ये आप मैं आपको आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, देखिए, तो आपको आंसर्स भी कुछ ऐसे ही लिखने हैं आज के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। कूटनीतिक कौशल, इसमें क्या होता है, कूटनीति को शांति और संघर्ष को कम करने हेतु बनाने की बात की जाती है। यानी कि देखो जो भी आपकी रणनीति, कूटनीति मतलब आपकी जो रणनीति होती है ना दूसरे देश को लेके, उसको कहा जाता है। जो भी आपकी शैली होती है कि भाई किस तरीके से आप अन्य देशों के साथ शांति स्थापित करोगे उनसे। देखो आज जो शांति स्थापित करने का जो मतलब है वो व्यापार है ना। हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं किसी और कंट्री के साथ में, तो वो दबाव में आती है। अभी देखो चाइना से हमने चाइना ने हम पे मतलब एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की, तो हमने उल्टा चाइना पे बना दिया कि हमने उससे जो है सामान खरीदना कम कर दिया, तो उस पर दबाव बना। आज उसने जो है अपनी जो सेना थी, ठीक है, वो वापस बुला ली, पीछे की तरफ कर ली, है ना। जो भूटान और वो क्या कहते हैं, इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, अभी जो फिलहाल में घटना हुई है। तो ये क्या है, ये दबाव बनाने का भी काम करता है। हमारी जो अ, संघर्ष, जब हम बात करते हैं अपनी सुरक्षा की, तो उसमें हम ये चीजें भी देखते हैं। देखिए कूटनीति हम यहाँ पे तय करते हैं। हमारे देश की कूटनीति क्या है कि भाई हम फालतू में किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि क्या फायदा, है ना। अब इससे जब हम किसी से युद्ध करते हैं ना, तो भाई बहुत ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बहुत ज्यादा हम जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हमें औजारों में, ना कि हम जो है अपनी जो घर देश में जो प्रॉब्लम चल रही है उन पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे देश की सरकार है वो कोशिश करते हैं कि हम किसी से युद्ध ना करें, ठीक है। बहुत ज्यादा खर्चा होता है, फालतू की चीज है युद्ध करना। आज जो जमाना है वो युद्ध करने वाला है ही नहीं, ठीक है। यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है, जो भी ये जो कौटिल्य थे, इनका जो दृष्टिकोण था वो यथार्थवादी था, यानी कि आज में विश्वास करने वाले, ठीक है। भविष्य के बारे में नहीं सोचते थे, ये यथार्थवादी था, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल आप कहते हैं ना जिसको, वो वैसे व्यक्ति थे कौटिल्य।
विदेशी नीति में लचीलापन और अनुकूलन पर बल देना, यानी कि जो कंडीशंस के हिसाब से चीज़ों को बदल देना, ठीक है? अगर मुझे लगता है कि भाई उस देश से मुझे कोई लाभ है, तो मुझे उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, है ना? यही विदेश नीति कहलाती है, इसी को हम कूटनीति भी कहते हैं, ठीक है? लचीलापन आपकी नीतियों में होना चाहिए हमेशा, ठीक है? अपनी दोस्ती भी आप उन्हीं से करो, मतलब दोस्ती भी रखो आप ऐसे लोगों से जिससे कि आपको लगे कि इससे फ़ायदा है। अब दुनिया ऐसी ही है, आपको आपके दोस्त भी ऐसे ही मिलेंगे, जो आपको जब उनको ज़रूरत पड़ती है ना, तब वो फ़ोन करते हैं, अगर अदरवाइज़ वो नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये लचीलापन आपको भी रखना चाहिए कि आपको जब ज़रूरत पड़े ना किसी की, तो फ़ोन कर दो। ये मत सोचो कि वो आएगा कि नहीं आएगा, उस पे एक दबाव तो बनेगा एटलीस्ट कि अब आप बाद में कह सकते हो, है ना? ताना मार सकते हो कि भाई तूने मेरी मदद नहीं की। इस तरीके से नैतिक विचारों की स्वीकृति, और जो कौटिल्य थे उनमें एक एथिक था, ठीक है? लॉजिस्टिक था, यानी कि लोगों में उनका मानना था कि एक अच्छा राजा वही है जो कि लोगों की सहायता करे, लोगों के लिए सोचे, लोगों के कल्याण की बात करे, ठीक है? तो ये कौटिल्य की जो है विचार है, किसके ऊपर? राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर, ठीक है? तो ये कुछ मैंने देखा, आपको बताया कि कैसे आप आंसर्स लिख सकते हो। देखो ये बहुत ज़्यादा कम चीज़ें हैं इसमें, मैंने शायद कुछ कम रखा है, जानबूझ के ताकि आपको याद रह सके, ठीक है? इतना भी अगर आप याद करके जा सकते हो, याद करके चले जाते हो, इनको आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, तो बहुत अच्छा होगा। एक छोटा-सा निष्कर्ष आपको नीचे लिख देना है, ठीक है? एट द एंड आपको 4 पेज भरने हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है? 4 पेज के हिसाब से आपको 4 पेज में देखो, जैसे कि ये पहला टॉपिक है, इनको आपको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है सबको। 4-4 लाइन अगर आपसे हो सके, तो ज़रूर लिखना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है चक्रवर्ती विचार की जाँच करें। चक्रवर्ती विचार की जाँच करें और इस तथ्य का विश्लेषण करें कि राज्य धर्म का एक अंग है, ठीक है? तो चक्रवर्ती विचार क्या है? चक्रवर्ती विचार बेसिकली हम किसको कहते हैं चक्रवर्ती? चक्रवर्ती वो जो कि जिसका एक अधिकार होता है, जिसका एक वर्चस्व होता है पूरी दुनिया पे। जैसे कि द ग्रेट अशोका, तो वो चक्रवर्ती साम्राज्य थे, चक्रवर्ती राजा थे। ठीक है? दुनिया ने उनका लोहा माना था कि भाई वो ताकतवर है, डेफ़िनिटली ताकतवर थे। ठीक है? उनकी सेना हर एक चीज़ से वो पावरफुल थे बहुत ज़्यादा। और फिर बाद में उन्होंने क्या किया, धर्म को अपना लिया। एक कृत्य हुआ उनके सामने, मतलब उन्होंने खुद ने भी किया, उसमें शामिल थे वो बराबर के, सबसे आगे तो वही थे ना। मार-काट की लोगों में, मतलब दहशत फैला दी, सबको काट दिया, मार दिया जो भी आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद उनका कहते हैं कि हृदय परिवर्तन हुआ, ठीक है? तो उन्होंने जो है धर्म को अपनाया, और धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने जो है चीज़ों को समझा और धर्म को प्रचारित किया। तो ये चक्रवर्ती मतलब मैंने आपको यहीं नीचे बताया है अच्छे से। अब बाकी एक बार ये पढ़ लेना, छोटी-सी चीज़ है, आपको क्लैरिटी आएगी चीज़ों में। सबसे पहले कह रहा है कि प्रमुख पहलू क्या है इसके, भाई सार्वभौमिक संप्रभुता। इसमें क्या होता है, चक्रवर्ती एक ऐसा शासक था जिसका प्रभुत्व पूरे विश्व में फैला हुआ था। जैसे कि अशोक की हम बात करते हैं, ठीक है? नैतिक अधिकार की बात करें तो चक्रवर्ती केवल एक राजनीतिक नेता ही नहीं था, बल्कि एक नैतिक अधिकारी भी था, ठीक है? वो नेता होने की बजाय, मतलब नेता होने के साथ-साथ में एक नैतिक व्यक्ति भी था। अधिकारी यानी कि नैतिक मतलब होता है एथिक, जिसके अंदर लोगों की हेल्प करने की इच्छा होती है, ठीक है? ऐसा व्यक्ति भी था अशोक। और राज्य राजनीति के रूप में राज्य से अपेक्षा की जाती थी कि वह, ये राज्य मतलब ये राजा से जो राजा थे, जो कि किंग हुआ करते थे, जैसे कि अशोक है, तो अशोक से ये हम अपेक्षा करते थे, यानी कि उस समय के जो लोग थे वो अपेक्षा करते थे कि भाई ये धर्म को प्रमोट करेंगे, ठीक है? धर्म को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे और देशों में। और वो किया भी उन्होंने, सिर्फ ठीक है, अलग-अलग देशों में जाके धर्म को प्रमोट किया कि भाई आप भी अपने इस धर्म को अपना सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, ठीक है? इसमें हम शांति बनाए रखते हैं एक-दूसरे के साथ। सामाजिक कल्याण की बात करते हैं इसमें, धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं, यानी कि चक्रवर्ती से एक खास धार्मिक या दार्शनिक परंपरा को कायम रखने की अपेक्षा की जाती थी कि भाई वो धर्म को प्रचारित करे। धर्म का मतलब बौद्ध धर्म को प्रचारित करे, ठीक है? क्योंकि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म था उस समय जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था। जैसे कि अभी चलते हैं ना रील्स ट्रेंडिंग में, वैसे ही उस समय धर्म जो था ना, वो था सिर्फ धम्म, यानी कि बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचारित में था। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे मुस्लिम धर्म नहीं था, ईसाई नहीं थे, हिंदू नहीं थे, और धर्म नहीं थे, सब थे। लेकिन फ़िलहाल में जो ट्रेंडिंग में था, उनके जो राज्य की अगर हम बात करें इंडिया में, तो बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचारित में था, ठीक है? उसके बाद 4th क्वेश्चन जो है आपका,
जो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे कि भाई जिया उल बनी के राजमार्ग का विवेचन करे। ठीक है, जिया उल बनी। तो ये कौन है जिया उल बनी? कह रहे हैं कि 14वीं सदी के इतिहासकार है, राजनीतिक विचारक भी है ये। अपनी राजा रचनाओं में राजत्व के व्यापक सिद्धांत को व्यक्त करते हैं। इनके विचार इस्लामिक भारतीय परंपराओं के मिश्रण को दर्शाते हैं। तो ये एक मुस्लिम व्यक्ति है और कट्टर मुस्लिम आप इनको कह सकते हैं, लेकिन इनके विचार ऐसे थे कि ये सबको मतलब सबको सम्मान देने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सभी को कहते थे कि भाई सभी धर्म अपने आप में एक अलग ही उनके महत्व रहता है। तो हिंदुओं का भी उन्हें उतना ही सम्मान के जितने कि अपने धर्म का करते थे। अब इनके जो कुछ प्रमुख तत्व है इनको समझ लेते हैं कि भाई राजधर्म का दैविक अधिकार। कहते थे कि जो राजा है ना उसको भगवान ने भेजा है। राजा मतलब या सुल्तान जो है, क्योंकि ये जो भी हमारे यहाँ पे सुल्तान जो आए थे जो कि बाहर से इनको क्या बोलते हैं, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। जो मुस्लिम राजा थे जो हमने हम पे राज करके के अकबर वगैरह, तो ये कहते थे कि ये जो राजा है इनको पृथ्वी पे ईश्वर ने भेजा है। एक तरीके से ईश्वर की छाया है ये जो राजा थे, ये जो सुल्तान हुआ करते थे ये लोग। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। और कह रहे कि मजबूत केंद्र सत्ता पर जो है इनका फोकस रहता था कि भाई एक सेंटर जो होना चाहिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, सेंटर मतलब राजा। राजा का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। अगर राजा कमजोर है तो प्रजा भी कमजोर हो जाएगी और उसकी सेना भी कमजोर हो जाएगी, पूरा साम्राज्य बिखर जाएगा। ठीक है, इस तरीके की बात ये करते थे। और न्याय, समानता, कह रहे थे कि बनी जो है बनी को अच्छे शासन की आधारशिला मानते थे। यानी कि जो कहते थे कि जो जो बनी थी, ये कहते थे कि जो राजा है अगर वो लोगों में न्याय करता है, लोगों की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करता है, उनमें समानता पैदा करता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, उन दो लोगों के बीच में मतलब लड़ाई झगड़े हुए हैं तो उनको सुलझाने की भी बात करता है, तो वो एक अच्छा राजा है। ठीक है, उसके अलावा शक्ति शक्ति सैन्य शक्ति सॉरी, सुल्तान के अवशेषों को बनवाते हेतु मजबूत सैन्य व्यवस्था। सॉरी, सुल्तान के जो आदेश होते हैं, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, ये आदेश लिखा है मैंने। तो सुल्तान के आदेशों को बनाने हेतु मजबूत सैन्य व्यवस्था भी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो कहते थे कि जो भी सैन्य शक्ति है बहुत जरूरी है आपको अन्य आक्रमण से बचाने के लिए, और जो बाकी की और भी जो चीजें होती है उनके लिए भी सैन्य व्यवस्था बहुत ही जरूरी है। ठीक है, भारी आक्रमण जो होते हैं उनके उनसे सेफ्टी के लिए। आर्थिक समृद्धि की वकालत करते हैं, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसका लोगों में मतलब लोगों का कल्याण हो, इस तरीके की बात ये करते हैं बरूनी बनी। और और धार्मिक सहिष्णुता, मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है, सबका सम्मान करना, सारे धर्मों को बराबर का अधिकार देना ही धार्मिक सहिष्णुता है। उसके बाद आता है आपका छठा क्वेश्चन जो कि है महिलाओं पर कबीर के विचारों की विवेचना करें। तो महिलाओं के बारे में कबीर के क्या विचार थे? देखो, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि कबीर कभी कभी जो है महिलाओं के बारे के महिलाओं के विरुद्ध भी कहे हैं उन्होंने कुछ बातें। तो उस पे हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे विचारों पे कि उनके क्या विचार थे, अच्छे विचारों के बारे में बताते हैं। क्योंकि उन पे काफी विचार में जो, जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई जो कबीर है वो महिलाओं की बुराई भी करते थे। ठीक है, उनको नर्क का रास्ता भी कहते थे। तो उनपे मतलब बहस चलती है, बहस है अभी उनमें, कभी मतलब हमें श्योरिटी नहीं मिल रही कि ऐसा है भी या नहीं है, तो इसलिए मैंने वो सब चीज़ें नहीं लिखी है। मैंने लिखा है जो कि उनके विचार है। ठीक है, सबसे पहले अफगानिस्तान का संदेश, आप इस टॉपिक को लीव कर सकते हो। ठीक है, इसको आप ना ही करें, आप इनको समझो कि भाई मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। कबीर ने सभी संगठनों को एक समान माना। कह रहे थे कि जो सब जितने भी संगठन है ना, धर्म जाति लिंग के आधार पे वो सभी एक ही है। ठीक है, उनका मत एक ही है। और वो कोई भी जो दल है ना वो महिलाओं के पक्ष में नहीं है। ठीक है, उनके विचार में पहला विचार तो ये हो गया। उसके अलावा प्रतिवर्ती धर्म की आलोचना, वे कहते हैं कि सच्ची भक्ति और आध्यात्मिकता से ही मोक्ष मिलता है, ना कि पति की सेवा से। कहने का मतलब, अगर कोई सच्ची भक्ति करता है किसी भी चीज की, ठीक है, भक्ति भगवान की भी हो सकती है, भक्ति किसी और चीज की भी हो सकती है। और उसके अलावा कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता, यानी कि अगर व्यक्ति जो है मन लगाए किसी चीज में, जैसे कि हम
बात करते हैं ना कि भाई मेडिटेशन करने की, तो वो भी एक आध्यात्मिकता का एग्जाम्पल है। तो आध्यात्मिकता से भी जो है मोक्ष हमें मिल सकता है। लेकिन कुछ लोग उस समय जो अवधारणा दी थी कि भाई पति की सेवा से ही मोक्ष मिलता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पति की सेवा से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने कहा होगा। उसके बाद नारी की देवी का सिद्धांत कि भाई नारी जो है वो एक देवी है, और देवी का दर्जा उन्होंने नारी को दिया, ठीक है, क्योंकि वो प्रेरणा शक्ति है। और नारी जो है वो बच्चों को बड़ा करती है, उस उनकी जो विकास है उसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, ठीक है। नारी की उचकता या कामुकता, यानी कि जो काम इच्छाएं होती है उनकी बात कर रहा है, सेक्स की इच्छा जो होती है, अब वो सभी में होती है, ठीक है। हम मनुष्य है, जानवर है, सब में वो इच्छा होती है, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया ही इस तरीके से है। तो हमारे अंदर जो काम इच्छा पैदा होती है वो सब में ही होती है, वो सिर्फ महिला में नहीं, या फिर ना सिर्फ पुरुष में होती है, वो दोनों में ही इच्छा होती है, ठीक है। इसलिए हम अ, अपनी जो यानी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं हमारी शादी कराएंगे, ठीक है। आप लड़कियों की लड़कों की शादी होती है, ठीक है, तो ये इसलिए होती है ताकि जो काम इच्छाएं हैं उनसे वो उनको छुटकारा मिल सके, उनसे वो किसी चीज के मतलब किसी और गलत काम में ना पड़े उस चीज के लिए, ठीक है। तो ये जो काम इच्छा है ये कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक था, कुछ ही टॉपिक मैंने कराए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट टॉप बात की, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किसी और टॉपिक पे तो नहीं चाहिए वीडियोस, ताकि मैं कोशिश करूँ कि उस पर बना सकूँ, ठीक है। कोशिश कर सकता हूँ बस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।